Good morning everyone, my name is Akhil Roy and you are watching VHU पाठशाला। आज इंग्लिश टेस्ट नंबर 9 है जिसे हम अभी शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दो तीन बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है। मेरी पहली बात आपसे ये है कि जैसे ही आप टेस्ट ख़त्म करेंगे आप अपने आंसर सबमिट कर देंगे। कहाँ करना है आपको पता है, कमेंट सेक्शन में आपको सबमिट करना है। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि ये टेस्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, ये डिज़ाइन भी उसी तरीके से की गई है और ये हेल्पफुल है आपके लिए, तो आप प्लीज़ उन सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे जिनको वाकई इन चीज़ों की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ वो ये है कि BHU पाठशाला की कुछ प्रीमियम कोर्सेज चलती हैं, तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो उससे जुड़ना चाहता है या फिर उसमें इंटरेस्ट रखता है, लिंक में एक डिस्क्रिप्शन के में एक नंबर दिया गया है, वहाँ आप कॉल करके आप जुड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो भी प्रीमियम कोर्सेज़ हैं वो हमारे ऐप पे चलती हैं। ऐप का नाम है यू पाठशाला। आप सिंपली अगर प्ले स्टोर पे उसे टाइप करें तो आप वहाँ देखेंगे, अच्छी रेटिंग है। और ऐप में सबसे बड़ी बात ये है कि हम अलग अलग टॉपिक के अलग अलग वीडियोज़ देते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के द्वारा बनाए गए हैं। उसके अलावा हम PDF देते हैं, उसके अलावा हम क्विज़ेज़ कराते हैं और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एक्चुअली तभी पता चल पाएगी जब आप उस नंबर पे कॉल करेंगे। चलिए अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। हमारा टेस्ट नंबर 9 शुरू होने को हो, तो क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो हर हर महादेव कहेंगे और उसके बाद हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दिस इज़ द सेम क्वेश्चन डैश वॉज आस्क्ड लास्ट ईयर। ये वही क्वेश्चन है जिसे पिछली बार पूछा गया था, और मैं आपको बता दूं कि ये वही क्वेश्चन है जिसे पिछली बार NDA में पूछा गया था, राइट। तो NDA का ये क्वेश्चन है और मैंने इस क्वेश्चन को देखा था और मैंने NDA का पेपर दिया था। फिलहाल मैं पेपर देखा था, मैंने इस पिछले वाला NDA तो दिया नहीं है, राइट। मेरी एज चली गई है एक्चुअली। तो NDA का ये पेपर था। देखो यहाँ एक्चुअली रिलेटिव प्रोनाउन का सीन हो जाता है, समझ लो। अब देखो ये चारों चीज़ें अगर आप गौर से देखोगे तीनों, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। देखिए अब ये विच, दैट, होम, ये तीनों अलग अलग जगह पे लगती है। कहाँ का लगती है? देखिए विच जो होती है ना, कभी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? नॉन लिविंग थिंग के साथ लगती है। डैट जो होती है ये आमतौर पे सिंपल सा सेंटेंस होता है जिसमें आपको ना ही नॉन लिविंग थिंग होती है और ना ही लिविंग थिंग के बारे में बात होती है। और हुम का जनरली यूज़ हम लोग लिविंग थिंग के बारे में करते हैं, जैसे दिस इज़ द सेम गर्ल हुम आई मेट लास्ट संडे। देख रहे हो आप, ये वही लड़की है जिससे मैं पिछले संडे को मिला हुआ था। तो इस तरीके से लिविंग के लिए होम, नॉन लिविंग के लिए विच, और जैसे नॉर्मल सेंटेंस होता है उसके साथ दैट लगता है। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे द लगेगा। क्या लगेगा? द, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। ओके, नाउ moving to the question number 2, डैश डॉक्टर सेज इट्स अ होपलेस, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और कर देता हूँ, होपलेस कंडीशन। डॉक्टर ने कहा है कि ये एक लाचार वाली स्थिति है, ठीक है। डॉक्टर तभी ये चीज़ें कह सकता है कि ये लाचार कंडीशन है जब डॉक्टर को आप जानते हैं और डॉक्टर ने उस पर्टिकुलर पेशेंट का बहुत ही ज़्यादा दिनों तक इलाज किया हुआ है। इसका मतलब यही है कि जो डॉक्टर है उसको हम पहले से जानते हैं, क्योंकि जिस डॉक्टर को हम पहले से नहीं जानते हैं वो कभी भी किसी मरीज को देख करके ये नहीं कह सकता है कि होपलेस कंडीशन है। जब तक वो एग्जामिनिंग नहीं करता है और अपनी दवाइयाँ नहीं चलाता है तब तक वो होपलेस कंडीशन नहीं कह सकता। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ जो डॉक्टर है उसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, और जब भी किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम जानते हैं, किसी सब्जेक्ट या नाउन के बारे में जानते हैं, उसके साथ जो आर्टिकल लगती है वो द लगती है। तो इसका मतलब ये आया कि यहाँ लगेगा द डॉक्टर। क्या लगेगा? द डॉक्टर। क्या लगेगा? द डॉक्टर सेज। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में हम चले आते हैं, या ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 यहीं शुरुआत में द है। लेकिन देखिए होपलेस कंडीशन जो है ये कोई नाउन नहीं है, और इसके साथ हम समझिए मेरी बात कि इसके साथ हम द तो नहीं लगा सकते, राइट। इसके साथ हम द नहीं लगा सकते, तो इसके साथ क्या होगा? अ लगा सकते हैं। तो पहले में द और इसमें अ, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, नाउ तीसरा क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। हाँ, सी ऑलवेज बाथ बिफोर सी फूड, डैश फूड। देखिए मेरी बात यहाँ ध्यान से सुनिए, कहाँ चले जाते हैं। देखिए बिफोर के बाद कोई भी वर्ब होती है ना, वर्ब फर्स्ट में होती है, ठीक है। वर्ब फर्स्ट या वर्ब 5, आपको समझा देता हूँ मैं, आपको ये बात समझ में रखिएगा आप। ओके, बिफोर के बाद जो भी वर्ब आती है वो या तो V1 होता है या V5 होता है। ओके, अभी देखिए आप सब्जेक्ट के हिसाब से हम इसको डिसाइड करेंगे। देखिए सी है,
और सी के साथ कभी भी V5 आते हैं। V5 कहने का मतलब होता है ES लगा रहेगा, उसमें S या ES लगा रहेगा। तो यहाँ देखिए V4 के बाद आपको V1 या V5 लगेगी, तो ये एक बात तो यहाँ हम अब एलिमिनेट करेंगे। विल कुक्ड हो नहीं सकता, कुक्ड हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों V1 है, V5 नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 V1 है और ऑप्शन नंबर 2 V5 है। मैं आपको बता दूं कि सी के साथ हमेशा V5 आती है, इसका मतलब क्या है, सी के साथ कुक्स लगेगा, क्या लगेगा, कुक्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, यू हर्ड इट राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द यंग वन ऑफ कैमल। कैमल के बच्चे को क्या कहते हैं, कैमल के बच्चे को हम लोग काफ कहते हैं, क्या कहते हैं, काफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा सही हो जाएगा। देखिए फोल जो होते हैं, फोल जो है वो घोड़े के बच्चे को फोल कहते हैं और डोंकी के बच्चे को भी फोल ही कहते हैं। तो गधे के बच्चे को और घोड़े के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, फोल कहते हैं। लैम्ब आपको पता है मेमना, सिप के बच्चे को हम लोग वो कहते हैं। ऑलराइट, और वेल्फ आपको पता है, वेल्फ दूसरा नाम है पपी का। कुत्ते के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, आमतौर पे जनरली उन्हें पपी बुलाते हैं, लेकिन वेल्फ भी उन्हें बुलाते हैं। ठीक है, तो पपी वेल्फ आर द सेम काइंड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच पेयर ऑफ पार्टिसिपल, यहाँ गलत है, ये गलत से लिखा हुआ है, विच पेयर ऑफ पार्टिसिपल इज रॉन्ग, कौन सा गलत है। तो यहाँ देखिए बिड को हम कैसे लिखेंगे, देखो बिड बिडन, ठीक है, ये है बाइंड, बाउंड, फिर बाउंडेड, ये भी ठीक है। ये गलत है ना, ये गलत है, क्योंकि बिट, बाइट, इसको मिटा देता हूँ मैं, देखिए ये हो गया बिट, बाइट, बिट, और यहाँ बिटेन होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, V2 ही है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है। ओके, मतलब ये हमारा सही ऑप्शन में होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वाइल क्रॉसिंग द रोड अ स्नेक वॉज सीन, ये जो अंडरलाइन जो सेंटेंस का एक पार्ट है उसी को हमें चेंज करना है। ठीक है, अभी देखो आप रोड, इसको अगर मैं हिंदी में करूँ तो ये लिखा हुआ है कि रोड को जैसे ही मैं क्रॉस किया तो मुझे एक सांप दिखाई दिया। ठीक है, तो मुझे एक सांप दिखाई दिया, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मेरी भी जो जिक्र होनी चाहिए यहाँ, क्योंकि इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ेंगे तो स्नेक वॉज सीन, एक सांप देखा गया, किसके द्वारा, मेरे द्वारा देखा गया है ना। इसका मतलब ये है कि इसमें मेरा तो जिक्र ही नहीं है, इसका मतलब यही है कि इस सेंटेंस ये क्या है, ये इनकम्प्लीट है। तो इसको कंप्लीट कैसे करेंगे अपन, कैसे कंप्लीट करेंगे, इस ऑप्शन के जरिए। ठीक है, तो देखो स्नेक वॉज ऑब्जर्व तो होगा नहीं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, ही साव स्नेक, ये कुछ देखते हैं, नॉन तो होगा ही नहीं। स्नेक वॉज मूविंग, इसमें भी सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 इज क्वाइट राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सिमिलर ऑफ क्रेडुलस। देखो क्रेडुलस का मतलब क्या होता है, क्रेडुलस का मतलब होता है जिस पे बहुत ही आसानी से भरोसा किया जा सकता है, भरोसा। ठीक है, और अगर आप गूगल करेंगे और क्रेडुलस जैसे लिखेंगे ना तो उससे सिमिलर वर्ड आता है एक ही, गलीवल। क्या लिखता है, गलीवल, या एक और वर्ड है नेव। ठीक है, नेव, NAIVE, नेव। तो सिमिलर ऑफ क्रेडुलस क्या हो जाएगा, गलीबल। बाकी वर्ड्स के आंसर्स आपको पता है, फनी का मतलब मजाकिया, सिली का मतलब होता है मूर्ख, और इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। ठीक है, मासूम। चलो, क्रेडुलस का मतलब समझ लीजिए, क्रेडुलस पता है आपको, गलीबल आमतौर पे जिसे कहा जाता है कि जो बछड़े के समान हो, आप गाय के बछड़े को देखना बहुत ही मासूम सा रहता है, राइट। व्हाट इज़ द एंटोनिमस ऑफ कॉन्फिडेंस। मैंने इससे पहले के कई सारे टेस्टों में आप देखेंगे तो मुझे एक वर्ड आया था, मैंने डेफिडेंस बताया था। डेफिडेंस वो होता है जिसमें देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उससे हम डेफिडेंस कहते हैं। ठीक है, डेफिडेंस। तो कॉन्फिडेंस का एंटोनिमस क्या हो जाएगा, डेफिडेंस, डेफिडेंस। ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 9, अ पर्सन हु राइट डिकोरेटिवली, जो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉलीग्राफर। ठीक है, जो बहुत ही अच्छे से लिखता है उसे हम
कोरियोग्राफर कहते हैं, और इसी अच्छे तरीके की लिखने की कला को हम लोग कोरियोग्राफी कहते हैं। कोरियोग्राफर आपको पता है, कोरियोग्राफर जो डांस सिखाता है। कार्टोग्राफी आपको पता है, ठीक है, कार्टोग्राफी अब आपको पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप कोलियर और कार्टोग्राफी आपके ज़िम्मे में छोड़ रहा हूँ, आप गूगल करेंगे और आप कमेंट में आंसर बताएंगे कि कोलियर का मतलब क्या होता है, कार्टोग्राफी का मतलब क्या होता है। सिर्फ आप वर्ड ही नहीं बताएंगे बल्कि उससे एक सेंटेंस भी बनाएंगे। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिंग टू लाइट मीन्स किसी को प्रकाश में ले आना। अगर वो अंधेरे में है उसको प्रकाश में ले आना, इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ हम दिखा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इंट्रोड्यूस करना, नहीं, इंट्रोड्यूस करना नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। ब्रॉट टू लाइफ, जिंदगी में लाना, बिल्कुल भी नहीं। सीन, देखना, नहीं। रिवील करना इज सही आंसर, ठीक है, किसी चीज़ को बताना इज सही करना, ठीक है, तो ब्रिंग टू लाइट का मतलब ये होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, चूज द मिस स्पेल्ट ऑफ दीज ऑप्शंस। ये जो ऑप्शंस है उसमें से कौन सा गलत लिखा हुआ है आपको ये बताना है। देखिए, परफोरेट, परफोरेट इज सही, परफोरेट इज सही, हेजिटेट इज सही, इरिटेट इज सही। व्हाट इज गलत, दिस इज पेनिट्रेट एंड दिस इज गलत वाला आंसर, ठीक है, पेनिट्रेट, ठीक है, तो पेनिट्रेट इज गलत, ठीक है, क्योंकि यहाँ डबल एन है और डबल एन नहीं होता है। ओके, नाउ 12 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ही इज स्विमिंग डैश पॉन्ड। देखिए, अगर आप पहले से ही पॉन्ड में हैं, इसका मतलब क्या लगता है, ही इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कुछ चीज़, जैसे ये क्या हो, मैं आपको समझाता हूँ कि इन और इनटू में अंतर आपको समझाता हूँ। देखिए, इन कोई काम किसी जगह या कोई काम आप पहले से कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी जगह पे आप ऑलरेडी पहले से मौजूद है, तो उसके साथ इन लगाते हैं। जैसे ही इज़ इन द रूम, रूम वो पहले से है तो उसके साथ इन लगाते हैं, ठीक है। पॉन्ड में वो पहले से तैर रहा है ना, इसका वो तैर रहा है, इसका मतलब वो पहले से तैर रहा है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ क्या हो लगा, इन। लेकिन इनटू कैसे लगाएंगे, जैसे आपने समझो, आपने पूल पे आप खड़े हैं, ठीक है, और आपने अचानक से छलांग लगा दी पॉन्ड के अंदर, ठीक है, अब आप क्या हो गया कि गोता लगा के पानी के अंदर घुस गए हैं, तो अगर आप पानी के अंदर घुस गए तो इनटू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम जंप लगाता ना, ही जंप्ड इनटू द पॉन्ड होता, ना कि ही जंप इन द पॉन्ड होता, ठीक है। जब आप पानी की सतह से आप बहुत अंदर चले जाते हैं, किसी सतह के अंदर चले जाते हैं, तो आप उसके साथ इनटू लगाते हैं। लेकिन अगर आप तालाब में तैर रहे हैं तो आप पहले से तैर रहे हैं और उसके सतह पे तैर रहे हैं, ऑलराइट, तो क्या हो जाएगा यहाँ, इन। अंडर तो कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, अंडर नहीं हो सकता, ओके। ऑन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ओके, तो इसके साथ हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इन, ओके। He should be always cautious dash his enemy. अपने दुश्मनों से उसे हमेशा ही क्या करना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। देखिए, कॉजियस के साथ हमेशा ऑफ आता है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आई होल्ड हिम डैश हिज रिस्ट। अगर आप किसी को हाथ से पकड़ लो, किसी का कॉलर पकड़ लो, किसी के कमर से पकड़ लो, किसी के कपड़े से पकड़ लो, तो उसके साथ हमेशा क्या लगेगा, बाय। hold by his wrist, hold by his cloth, hold by his collar, hold by his hair, किसी भी चीज़ से उसको बहुत अच्छे तरीके से आप पकड़ लेते हैं तो उसके साथ हमेशा बाई लगाते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट क्वेश्चन, ही वाज डाइड डैश द मदरलैंड। देखिए, आप 3 तरीके से मरते हैं। प्रीपोजिशन में डाइड के लिए 3 वर्ड आते हैं, 3 प्रीपोजिशन आते हैं। एक तो डाइड के साथ इन लगाता है, एक डाइड के साथ हम ऑफ लगाते हैं, और एक डाइड के साथ हम फॉर लगाते हैं, ठीक है। अभी देखिए, मेरी बात समझिए, इन जब आप एक्सीडेंट में मर जाते हैं, जब आप एक्सीडेंट में मर जाते हैं तो आप इन लगाते हैं, ही डाइड इन एक्सीडेंट, ठीक है। ही डाइड ऑफ कैंसर, अगर आप बीमारी से मर जाए तो आप कैंसर आप बीमारी से लगाएंगे, ठीक है। और डाइड फॉर, ये सिर्फ अगर आप अपने मातृभूमि के लिए मर रहे हैं, लाइक अपने देश के लिए शहीद हो जा रहे हैं, तो आप उसके साथ फॉर लगाएंगे। ही डाइड फॉर मदरलैंड, ही डाइड फॉर इंडिया, वो इन देश के लिए मर गया, वो भारत के लिए मर गया, ओके। तो आई होप आपको सारे समझ आ गए हैं, ओके। तो इसके साथ हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, वो देश के लिए मरे हैं ना, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, फॉर,
ओके, ही डाइड फॉर द मदरलैंड। नाउ ये हमारे क्वेश्चंस ख़त्म हो रहे हैं। एंड माय फेवरेट सेंटेंस, नेवर एवर गिव अप, कभी हार नहीं मानो। अगर आप लो फील करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइक अभी भी मैं लैग कर रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को समझिए, ठीक है, और उस चीज़ को एनालाइज कीजिए, क्रिटिकल एनालिसिस जिसे कहते हैं करना, वो कीजिए आप, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों हो रहा है ऐसा। अगर आपको वो हो जाए, फिर अगर आपको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, तो आप BHU पाठशाला को कांटेक्ट कर सकते हैं। विल डेफिनेटली गेट यू गिव यू समथिंग विच वुड बी द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है, बेनिफिशियल फॉर यू। तो मैंने आपको हमेशा से कहा है कि आप देखो, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। जैसे आप अगर बिना मैं क्या कहूँ आपको, बस आप समझते हैं, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। उसके अलावा मैंने ये भी यहाँ लिखा हुआ है कि कॉन्टैक्ट फॉर प्रीमियम कोर्सेज, हमारे प्रीमियम कोर्सेज के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो वहाँ भी आ जाकर आप कई सारी चीज़ों करते। तब तक टिल देन कीप रीडिंग, कीप इन्हांसिंग योर नॉलेज। हर दिन कुछ नया नया सीखते रहिए आप, ठीक है। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ग्रेट फ्यूचर अहेड। थैंक यू वेरी मच, बाय।